अल्टीमेटली मेरा मकसद ये है कि साल भर में मैं खुद अपनी फ़िल्म डायरेक्ट कर पाऊँ। तो वो ऑफ़र तो मुझे पहले भी थे, जी। लेकिन अब मैं उसको सीरियसली ले रहा हूँ। बात अंग्रेज़ी की आई, इंग्लिश को लेकर के ख़ासतौर से हरियाणा के क्षेत्र में बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो अनिल जी, अंग्रेज़ी को बेहतर बनाने के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को? बिल्कुल, मेरे पिताजी एक फ़ौजी अफ़सर थे, जी। तो वो हम हमेशा उनके दफ़्तर जाया करते थे, तो एक बार उन्होंने अपने एक जेसीओ के साथ हमको बिठाया था और कहा था कि बात करो इनसे। तो हमने काफ़ी देर बात की और वो जब चले गए तो पिताजी ने हमसे पूछा कि आप बता सकते हैं इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो हमने कहा कि ये ग्रेजुएट होंगे। तो वो हँसे, हँस के कहा कि वो 8वीं पास हैं। हमने कहा कि वो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उनमें सीखने की इच्छा थी। जी। और वो जब से हम इस रेजिमेंट में आए, वो हर अफ़सर से हर एक से कहता है कि मेरे से अंग्रेज़ी में बात करो। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स का ये हमेशा प्रयास रहा है कि आपको बहुत सी ऐसी जानकारियां मिलें जिससे आप अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकें और कुछ नया होता हुआ नजर आए। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो बहुत लंबे अरसे से मनोविज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय हैं और बहुत बेहतर तरीके से नए बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं, विशेष रूप से जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरव्यू फेस करने जाते हैं। जी हाँ, अनिल पानीकर साहब हमारे बीच हैं, बहुत से क्षेत्रों में सक्रिय हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी हैं। पानीकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मौजूदा समय में किस तरह की सक्रियताएं आपकी हैं, किस विषय पर पर्टिकुलर आप काम कर रहे हैं? अभी पर्टिकुलर तो मतलब मैं कहानियाँ लिख रहा हूँ, जी। तो रादर एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के ऊपर काम चल रहा है, वेब सीरीज़ के लिए और स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट तैयार है। जी। तो अब प्रोडक्शन जो है उम्मीद करते हैं कि मार्च के करीब शुरू करेंगे इसको। बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय होते हुए फिल्मों की तरफ, लेखन की तरफ कैसे मुड़े आप? वो एक बदलाव कैसे आया? वो बदलाव नहीं आया, मैं ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था तब से कहानियाँ लिखता था। जी। ये अलग बात है कि मास्टर्स जब कर रहे थे तब पहली कहानी जो है उसके ऊपर हमारे एक मित्र ने फ़िल्म बनाई और उन्होंने उसको एडैप्ट किया। जी। क्योंकि मैं केरल से हूँ मूलतः, तो केरल के समाज के हिसाब से उसको अडैप्ट किया क्योंकि मैं कहानी इंग्लिश में लिखता हूँ, अंग्रेज़ी में लिखता हूँ। तो उन्होंने उसको उस हिसाब से अडैप्ट किया। उसके बाद बीच-बीच में फ़िल्म्स आती रहीं। जी। और लिखना क्योंकि एक तरह से एक बड़ा स्ट्रेस रिलीवर का काम करता है, क्योंकि आप के अंदर की कई चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, कई इश्यूज़ हैं, तो जब आप लिखते हैं तो वो आपके अंदर से बाहर आ जाता है। जी। और कई बार वो लिखते वक़्त जो है उनके एक सॉल्यूशन भी आप देख पाते हैं और आपकी समझ उसमें बढ़ती है। तो एक तरह से स्ट्रेस बस्टर है मेरे लिए लिखना। जी। जी। बच्चों को पढ़ाते हुए, उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाते हुए पानीकर साहब कब समय निकाल पाते हैं लेखन के लिए? अ, वो एक जब भी समय रहता है, क्योंकि कई बार वो लिखना जो है ना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता। जी। कई बार आपके नॉर्मल जो लाइफ में किसी व्यक्ति से आप मिले, कोई इंसिडेंट आपने देखा, तो वो मैं दर्ज कर लेता हूँ। जी। उसको मैं छोटा नोट बना के छोड़ देता हूँ। जी। बाद में एक समय थोड़ा निकाल के उसको हम एक धागे में पिरोने का काम करते हैं, तो उससे कहानियाँ बनती हैं। तो मैं बाई ऑर्डर नहीं लिख पाता हूँ। तो जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप एक प्लॉट कोई देता है और आप उस हिसाब से लिखते हैं, बिल्कुल। वो मैं नहीं कर पाता हूँ। जी। तो ऑलरेडी जो आप लिख रहे हैं, उसी को मैं पिरो के कहानियों में तब्दील करता हूँ। जी, बिल्कुल। ये तो रही आपकी लेखन की बात और आज के दौर में जो सक्रिय हैं आप। हमें जो जानकारी है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चों की तैयारी भी करवाते हैं, ख़ासतौर से जो साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू फेस करने जाते हैं। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और किस प्रकार से आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं? मुझे ये ट्रेनिंग देते हुए अब 24 साल हो चुके हैं। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के मेरे 24 साल हो चुके हैं। और ये सिलसिला शुरू हुआ था जब मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मैंने जॉइन किया था एज़ डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर में। जी। और उस समय वहाँ एक वाइस चांसलर हुआ करते थे प्रोफ़ेसर जेबी चौधरी। उन्होंने मुझे स्पेसिफ़िकली इनवाइट किया था कि हमारे स्टूडेंट्स को
ट्रेन करना है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये कि हमारे बच्चे जो हैं वो सब्जेक्ट तो जानते हैं, लेकिन जब वो प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो सॉफ्ट स्किल्स में बहुत मार खाते हैं। तो उस पर्पस के लिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था और मैं HAU मैंने उस सिलसिले में ज्वाइन किया था जी। और उसके लिए हमने फिर 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप किए थे। एक प्रोग्राम था सेल्फ डेवलपमेंट का और एक प्रोग्राम था सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम जी। तो ये दोनों हमने लगभग 12 साल HAU में चलाए। बिल्कुल। इंटरव्यू के क्षेत्र में जब आप तैयारी करवाते हैं वो कौन से तमाम पहलू हैं जिस पर आजकल बच्चे थोड़ा कमज़ोर नज़र आते हैं और उन पहलुओं पर आप विशेष ध्यान देते हैं, उन्हें मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं? जी। सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि इंटरव्यू में जब बच्चे जाते हैं तो वो वहाँ बैठ के कुछ और होने की कोशिश करते हैं। तो और यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हमने देखा है। जी। दूसरा लैंग्वेज एक बड़ा इशू है क्योंकि कई इंटरव्यूज़ में अंग्रेज़ी बोलना एक रिक्वायरमेंट रहता है। तो अगर आप इसको एक कॉम्प्लेक्स की तरह देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे। और इंटरव्यूज़ के अंदर जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम बच्चों के कॉम्प्लेक्सेस को देख रहे होते हैं। और इंटरव्यू लेते हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, तो उसमें हमने ये देखा है कि 3 बेसिक कॉम्प्लेक्सेस बच्चों में देखा जाता है। एक कॉम्प्लेक्स है परिवार का, फैमिली का जी। और वो एक सिंपल सा इंटरव्यू के क्वेश्चन से कई बार हमको पता लग जाता है। जैसे हम अपने परिवार के बारे में पूछते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं कि मेरे पिताजी एक सरकारी मुलाजिम है, माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो उसी से हमें पता लग जाता है कि ये हमें बता ही नहीं रहा कि एग्जैक्ट डेजिग्नेशन क्या है। तो कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अगर उसके पिताजी DC होते तो वो ये नहीं कहता, वो यही कह रहा होता है कि मेरे पिताजी DC हैं और फलाने जगह पोस्टेड हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स फैमिली का है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स लुक्स का है क्योंकि बहुत लोग, बहुत यंगस्टर्स में खास करके जब सुबह सो के उठते हैं तो उनको ये लगता है कि मतलब शीशा जब देखते हैं कि शिकायत के साथ देखते हैं कि काश आँख ऐसी होती, काश कान ऐसे होते, बाल ऐसे होते। तो हम लोग कहते हैं कि भाई साहब फिर आप नहीं खड़े होते, कोई और ही मिलता हो। तो ये कॉम्प्लेक्स है और लुक्स का कॉम्प्लेक्स। और मैं अपने स्टूडेंट्स को ही खास तौर पे कहता हूँ कि लुक्स का कॉम्प्लेक्स आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए क्योंकि लुक्स के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप बहुत सुंदर दिखते हैं तो भी उसमें आपकी कोई योग्यता नहीं है और अगर सो कॉल्ड नहीं दिखते हैं तो भी नहीं है। और मैं एक ऐसे इंडस्ट्री से थोड़ा वास्ता रखता हूँ जिसमें लुक्स बहुत मैटर करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन अगर आप इसको भी ध्यान से देखें तो सबसे कामयाब लोग कौन रहे हैं? सबसे कामयाब लोग वो रहे हैं जिनके अनकन्वेंशनल लुक्स थे, जो हैंडसम की कैटेगरी में नहीं आते थे। आप पुरानी फिल्मों में दिलीप कुमार देख लीजिए, अमिताभ बच्चन देख लीजिए, अजय देवगन, शाहरुख खान को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? है ना, ये हैंडसम की कैटेगरी में नहीं है बट इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। और वो साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को आप कहाँ रखेंगे? तो इन लोगों में कॉमन क्या है? इन लोगों में कॉमन ये है कि इन्होंने अपने आप को स्वीकार किया, जैसे वो हैं वैसे अपने आप को स्वीकार किया। और दूसरा, इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर काम किया। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरव्यू फेस करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को जान लीजिए, अपनी कमियों को पहचान लीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपको कुछ और नहीं होना है, जो आप हैं उसको आपको बेहतर ढंग से प्रेजेंट करना है। ये ज़रूरी है। बिल्कुल। बात अंग्रेज़ी की आई, इंग्लिश को लेकर के खासतौर से हरियाणा के क्षेत्र में बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो अनिल जी, अंग्रेज़ी को बेहतर बनाने के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को? बिल्कुल। पहली बात, ये भी एक भाषा है और भाषा से जुड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, अंग्रेज़ी से जुड़ा हुआ भी कॉम्प्लेक्स है। मेरे पिताजी एक फ़ौजी अफसर थे तो वो हम हमेशा उनके दफ्तर जाया करते थे। तो एक बार उन्होंने अपने एक JCO के साथ हमको बिठाया था और कहा था कि बात करो इनसे। तो हमने काफ़ी देर बात की और वो जब चले गए तो पिताजी ने हमसे पूछा कि आप बता सकते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो हमने कहा कि ये ग्रेजुएट होंगे। तो वो हंस के कहा कि वो 8वीं पास है। हमने कहा कि वो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उनमें सीखने की इच्छा थी। और वो जब से हम इस रेजिमेंट में आए, वो हर अफसर से, हर एक से कहता है कि मेरे से अंग्रेज़ी में बात करो। बिल्कुल। तो इसलिए भाषा जो है ना, एक ऐसी चीज़ है जो आप सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए पहली और ज़रूरत है कि आप उसको स्वीकार करें कि आपको सीखना है, आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरा, आप भाषा सीखते हैं जब आप भाषा सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर आप जब उस भाषा में सोचते हैं। तो हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हम सोचते किसी और भाषा में और बोलते किसी और भाषा में।
और अंग्रेज़ी क्योंकि हम लोग हमारी डेली यूज़ की भाषा नहीं है, जी तो हम पहले क्या करते हैं कि उसको सोचते किसी भाषा में, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर बोलते हैं। तो इतने में वो टाइम गैप खराब हो जाता है, वो इफ़ेक्टिवनेस खराब होता है। तो इसलिए अच्छी बात ये रहेगी कि अगर आप पहले उस भाषा को पढ़ें, उसको सुनें और उसके छोटे-छोटे वर्ड्स का इस्तेमाल से शुरू करें। जी अंग्रेज़ी बोलना सीखते टाइम सबसे ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं कि वो पूरे सेंटेंसेस याद करते हैं, मोटे-मोटे वर्ड्स याद करते हैं, फिर किसी गरीब आदमी को देख के उसके सर पे मार देते हैं। तो वो एक्सप्रेशन दूसरी तरफ से ऐसा होगा कि आप दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएँगे। तो अच्छा ये रहता है कि हम अंग्रेज़ी के वर्ड सीखें, सेंटेंसेस बनाएँ और नॉर्मल जो बातचीत होती है उसमें उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि इसकी एक साइकोलॉजी है, वो ये होता है कि ना हम अपने आप को किसी और भाषा में हमको सुनने की भी आदत नहीं होती। तो पहले तो हमें अपने आप से वाकिफ़ होना है, दूसरी भाषा में वाकिफ़ होना है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे हिंदी में भी बात कर रहा हूँ, बीच में मैं अंग्रेज़ी के वर्ड भी यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अचानक बीच में मलयालम में कुछ बोलने लग गया, तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा? है ना? और आपको भी अजीब लगेगा, मुझे भी अजीब लगेगा। तो इसलिए उस भाषा को नॉर्मलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप भाषा सुनिए, पढ़िए और उसके वर्ड्स का इस्तेमाल शुरू कीजिए, वो धीरे-धीरे सेंटेंसेस में बदलता चला जाएगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है भाषा को सीखने का। मनोविज्ञान के क्षेत्र में बात करते हैं, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव रहा और क्षेत्र में आप लगातार सक्रिय रहे। आज के युवाओं की बात की जाए तो युवा जो है मोबाइल फ़ोन्स की तरफ, स्मार्टफ़ोन्स की तरफ लगातार बढ़ा है और ख़ास तौर से एक तरह से जो है एक बुरी आदत में तब्दील होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा समय उसकी तरफ वो देने लगा है। तो इसे किस नज़रिए से आप देखते हैं और ये जो समस्या है इसका निदान किस प्रकार से हो सकता है? मोबाइल एडिक्शन जो है एक रियल प्रॉब्लम है। पहले हम लोग भी सुना करते थे, लेकिन अब हमारे पास केसेस हैं। लास्ट केस एक लड़की का था और उसकी माँ ने उसे फ़ोन छीना और उस लड़की ने ना देखा ना था, वो माँ को उठा के नीचे पटक दिया। उसके बाद वो हमारे पास लेके आई गई। तो मोबाइल एडिक्शन से प्रॉब्लम क्या होता है कि बेसिकली आप जितना ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उतना आपका स्पैन ऑफ अटेंशन कम होता है। मतलब एक जगह ज़्यादा देर तक आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते और आपका फोकस शिफ्ट होता रहता है, क्योंकि मोबाइल पे भी आप वही करते हैं, फ्लिप करते रहते हैं बार-बार। अब स्पैन ऑफ अटेंशन जितना खराब होगा, आप ज़्यादा देर एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। आप बड़ी जल्दी ऊब जाएंगे चीज़ों से। और माँ बाप ने गलती क्या की है कि वो छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं ताकि वो अपना काम कर सकें, बच्चे बिजी रहें, तो वो गेम खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अल्टीमेटली उन बच्चों के स्पैन ऑफ अटेंशन खराब होता है। फिर वो एक जगह सिटिंग नहीं दे पाते, पढ़ाई उनकी ठीक से हो नहीं पाती। और अगर हम ये सोचें कि इसका इफेक्ट सिर्फ पढ़ाई तक है, तो ये गलत है। इसका इफेक्ट जो है ये आपके रिलेशनशिप पे आएगा, क्योंकि आप देखिएगा जिनको मोबाइल एडिक्शन ज़्यादा है ना, वो रिश्तों से भी बड़ी जल्दी उब जाते हैं। तो वो रिलेशन में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो खास करके यूथ की प्रॉब्लम आ रही है कि वो एक रिलेशन चल रहा है, उसमें उब गए, फिर दूसरे रिलेशन में जाने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि मोबाइल के ऊपर आप बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। और ये आप ध्यान रखिएगा कि जितना आदमी अपना नेचुरल जो तरीका होता है जीने का, उससे हटेगा, तो इस तरह की ऑब्सेशन आएगा। और ये ऑब्सेशन फिर उसको किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, वो हम कह नहीं सकते। और इसी कारण से अगर आप देखें, अवसाद है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये प्रॉब्लम्स हमारे पिछले 10 से 15 साल में कई गुना बढ़े। ठीक है, तो इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल सीमित कीजिए, ज़रूरत के हिसाब से कीजिए। और ख़ास करके ये जो रात को देर रात तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, वो बहुत ख़तरनाक है। आप एक टाइम तय कर लीजिए कि इतने बजे के बाद मोबाइल नहीं यूज़ करना है। लेकिन यहाँ युवाओं की प्रॉब्लम ये है कि वो लास्ट में सोने से पहले भी मैसेज चेक करते हैं। तो वो लास्ट मैसेज भी देखना चाहते हैं कि मतलब सबने गुड नाइट तो कह दिया, नहीं कह दिया। सही बात। तो वो जो है आपकी दिनचर्या खराब करती है, आपका डिले करता है सिस्टम, आपका कंसंट्रेशन खराब करता है। बिल्कुल। हम लोग नशे को लेकर के भी बात करेंगे। आज के दौर में युवा जो है इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है और एक बड़ी समस्या देखने को मिली है, खासतौर से यूथ में। इसमें किस प्रकार से काम हो सकता है, कैसे इस समस्या का निदान हो सकता है? सबसे बड़ी वजह जो अब नशे की हम बात करते हैं, तो उसमें ना कहीं उस इंडिविजुअल की अपनी एक खालीपन, अकेलापन, परिवारों में लोग आपस में क्वालिटी समय नहीं बिता रहे हैं।
अगर आप ध्यान से देखें तो खाना खाते टाइम एक नॉर्मली होता था कि शाम का खाने का मतलब है सभी एक साथ बैठे हैं। जी। ज़्यादातर घरों में वो एक टीवी के सामने खाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आपस में बातचीत नहीं होती, आपका ध्यान कहीं और होता है। रेस्टोरेंट्स में भी लोग परिवार खाना खाने आते हैं तो सबके हाथ में मोबाइल होता है, सब उसमें अपने बिजी होते हैं और कोई उसमें से सर उठा के कह रहा होता है कि ये मंगवा दो, वो मंगवा दो। तो रिलेशनशिप्स का ना होना, कम्युनिकेशंस का ना होना, आपस में बातचीत का ना होना, एक इमोशनल बॉन्डिंग का ना होना। आपके फेसबुक पे 1000 दोस्त हैं लेकिन रियलिटी में 2 लोग आपके साथ खड़े नहीं हैं। तो ये एक अकेलापन को बढ़ाता है। और फिर जो मोबाइल्स और इंटरनेट का आप लोगों का इस्तेमाल है, उस इस्तेमाल में आप में अकेलापन बढ़ेगा। जी। क्योंकि आप देखते हैं कि लोग छुट्टियां मना रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ खास है नहीं। तो आप बड़ी जल्दी उबेंगे अपने आप से और आप दिक्कत में आ जाते हैं। जी। और उस चीज़ को और एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास सोर्स क्या बचा है? जी। तो इस एंटरटेनमेंट का सबसे आसान शॉर्टकट है कि आप शराब पी लीजिए। या क्योंकि अब शराब की प्रॉब्लम ये है कि जितना आप आज लेते हैं इसका डोज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो आप आज लेते हैं इससे काम चलेगा नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। और बड़े शहरों में हमने देखा है, खास करके इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस के बच्चों के साथ हमने देखा है कि फर्स्ट ईयर में शराब से शुरू होती है लेकिन सेकेंड ईयर में उस शराब से काम नहीं चलता है। फिर उसके साथ वो कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। जी। और वो फिर आपको फिर ऐसी दुनिया में ले चलता है जहाँ से अपने आप वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर इसको कंट्रोल करना है, रोकना है, तो परिवारों में आपस में बातचीत बहुत ज़रूरी है, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। और एंटरटेनमेंट के जो तरीके हैं वो थोड़ा सा नेचर के करीब का हो तो बेहतर है। कि आप बाहर चले जाएं, आप पहाड़ों में हैं, आप नदियों के पास हैं, कुछ और नहीं गाँव में हैं, खेतों में घूम रहे हैं, वो बहुत रिफ्रेशिंग होता है। उसमें ये लत नहीं पड़ेगी। और बहुत ये भी ज़रूरी है कि लाइफ में कोई ना कोई एम, कोई ना कोई पास टाइम होना ज़रूरी है। आजकल जो यूथ है उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पास टाइम है ही नहीं, मतलब कोई किताब पढ़ने का कल्चर नहीं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का शौक नहीं। अब सारा टाइम आपका मोबाइल का निकल जाएगा। तो फिर आप कंपनसेट उसको शराब या बाकी चीज़ों से करेंगे। तो थोड़ा सा जीवन शैली जो है उसको सुधारने की ज़रूरत है। बिल्कुल। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने भी आपके लॉन में काफ़ी पौधे देखे और बिल्कुल ऐसा लगता है कि भी आप भी जो है नेचर के बहुत करीब अपने आप को मानते हैं और प्रकृति के साथ जो है संबंध आपका बेहतर नजर। यहाँ जो पौधे देखे वो सब मेरी वाइफ के अरेंज किए हुए हैं। मैं बाय चांस एक बहुत ही नेचुरल स्टेट से आता हूँ, केरल से आता हूँ। और तो इस कारण से मुझे नेचर के करीब रहना बहुत पसंद है। थोड़ा सा समुद्र, थोड़ा सा नारियल के पेड़ और थोड़े से काजू के पेड़, उनके बीच में बैठ के कुछ लिखना, कुछ अच्छे गाने सुनना, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। कितना मिस करते हैं अनिल पानीकर साहब उस ग्रीनरी को, उस हरियाली को और खूबसूरत वातावरण को यहाँ आकर? यहाँ मुझे लोग बहुत अच्छे मिले हैं और तो काफ़ी हद तक नेचर को कुछ हद तक लोग कंपनसेट करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं मिस करता हूँ और लगातार मतलब 2 या 3 महीने लॉकडाउन के अलावा 2-3 महीने में एक बार मुझे जाना ही होता है। तो वो काम के सिलसिले में होता है, लेकिन उस काम के सिलसिले में भी कुछ समय तो अपने लिए निकाल ही लेते हैं। बिल्कुल। तो अनिल पानीकर साहब, तमाम पहलुओं पे हमने बातचीत की। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में किस तरह की और योजनाएं लेके चल रहे हैं? कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर आप काम करना चाह रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो जिस एस्पेक्ट के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ, एक हम लोग कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तैयार कर रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उन बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं जो साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो बच्चे साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। और दूसरी बात, इवन मास्टर्स करने के बाद भी उन बच्चों की एक दिक्कत रहती है कि वो पूछते हैं कि साइकोलॉजिस्ट क्या कर लेगा। तो वो हम उनको सिखाना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट जो है उसका काम, जैसे लोगों को एक गलतफहमी है कि वो सलाह देता है, उसका काम सिर्फ सलाह देना नहीं है। उसका काम है दूसरे व्यक्ति को अपनी बातें कहने का मौका देना, उसकी मदद करना कि वो खुद को एक्सप्लोर करे और अपने कंक्लूजन्स पे खुद पहुंचे। बिल्कुल। तो ये इस एस्पेक्ट के ऊपर हम ट्रेनिंग तैयार कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बना रहे हैं और हम चाहेंगे कि भविष्य में इसको हम कार्यान्वित कर पाएँ। और दूसरा जो हिस्सा जिसके ऊपर मैंने कहा मैं काम कर रहा हूँ वो है बेसिकली
स्टोरीज़ का, और उसमें वेब सीरीज़ का है। जी। और अल्टीमेटली मेरा मकसद ये है कि साल भर में मैं खुद अपनी फ़िल्म डायरेक्ट कर पाऊँ। तो वो ऑफ़र तो मुझे पहले भी थे, जी। लेकिन अब मैं उसको सीरियसली ले रहा हूँ। जी। तो उसके लिए मुझे कुछ टेक्निकल स्किल्स का सीखना ज़रूरी है। तो उसकी तैयारी है। बिल्कुल। हमारी आपके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं कि आप जिस पहलू पर काम करना चाह रहे हैं और जिस क्षेत्र में बढ़ना चाह रहे हैं, आप उन्नति करें, आगे बढ़ें। आखिर में द नेशन टाइम्स की ओर से आप तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? एक सिंपल सी बात है कि एक तो अपने आप से संतुष्ट रहिए। जी। संतुष्टि बाहर ढूँढने की गलती ना कीजिए, क्योंकि बाहर के पैरामीटर्स के ऊपर आप लोगों का कंट्रोल नहीं है। जी। है ना? हम हीन भावना एक ऐसी चीज़ है, लोग हमको हीन भावना दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उसको स्वीकार करें या नहीं करें। जी। दूसरा, अपने आप को डेवलप करते रहिए, लोगों से मिलिए, ये ऑनलाइन वाले कंसेप्ट से हट के थोड़ा ऑफलाइन भी मिलिए, बातचीत कीजिए, हंसना ज़रूरी है, और जितना नेचर के करीब जा सकें वो बहुत अच्छा रहेगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल पानीकर साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत अनिल पानीकर साहब थे जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में लंबे अरसे से न केवल सक्रिय हैं, अलग अलग पहलुओं पर खूब काम कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर जो बातचीत हुई है, इस बातचीत से हमारे ऐसे युवा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत सी जानकारियाँ हमारी बातचीत के दौरान आपको मिली होंगी। और बहुत से राहें ऐसी जहाँ पर आपको अंधकार नज़र आ रहा है, वहाँ कहीं न कहीं प्रकाश की किरण आपको ज़रूर नज़र आ रही होगी। तो लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ, और हम इसी तरह से बहुत सी ऐसी शख्सियत हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर कर रही हैं, उनसे आपको रूबरू